नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने कल कारक पढ़े थे और कारक में हमने पढ़ा था कि कारक क्या होते हैं, कारक की परिभाषा पढ़ी थी और कारक के चिन्ह क्या होते हैं, कौन से कारक के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कर्ता कारक के बारे में भी पढ़ा था कि कर्ता कारक क्या होता है। तो कर्ता हमने पढ़ा था कि काम करने वाला कर्ता होता है, अर्थात वाक्य में जो कार्य कर रहा है वो कर्ता है और जो कार्य हो रहा है वो क्रिया है। कार्य होना क्रिया होती है और दूसरा कारक होता है कर्म कारक। आज हम कर्म कारक से स्टार्ट करेंगे। तो हमने बताया था कि जो कार्य हो रहा है, एक तो कार्य होना क्रिया होती है, लेकिन क्या कार्य हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है वो कर्म होता है और करने वाला कर्ता होता है। तो हम उदाहरण देखते हैं। रामः पुस्तकम पठति। रामः यहाँ पर कर्ता है क्योंकि राम पढ़ रहा है और क्रिया क्या हो गई, पढ़ना। यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, लेकिन क्या पढ़ा जा रहा है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो इसीलिए पुस्तक हमारा हो गया कर्म, पुस्तक हो गया हमारा कर्म। तो ये जो पुस्तक है वो हमारा कर्म हो गया। अब अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो हम बनाएंगे रामः किम पठति। तो आंसर मिलेगा रामः पुस्तकम पठति। तो जहां किम का आपको उत्तर मिलता है वो आपका कर्म होता है। रामा किम पठति, रामः पुस्तकम पठति, यानी राम क्या पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो राम कर्ता, क्रिया पढ़ना और क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। तो पुस्तक इसका कर्म हो गया। तो ये भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सब में चलता है। तो नीचे का हम देखते हैं। दूसरा है सीता गीताम पश्यति। सीता गीता को देखती है। तो सीता कौन देख रहा है, सीता यहाँ कर्म है, वो कर्ता है। और पश्यति देखना, यहाँ पर क्रिया है। लेकिन सीता क्या देख रही है, किसको देख रही है, गीता को। तो गीता यहाँ पर क्योंकि स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है, तो गीताम की जगह यहाँ पर अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो आएगा काम। सीता काम पश्यति। तो यहाँ पर काम का हमें उत्तर मिल रहा है यहाँ पर गीताम। तो गीताम यहाँ पे क्या हो गया, कर्म हो गया। तो गीताम क्योंकि स्त्रीलिंग है और आकारांत है, तो इसीलिए हम इसको जब प्रश्न बनाएंगे तो गीताम की जगह हम इसको काम लिखेंगे, किम नहीं लिखेंगे, काम लिखेंगे। ठीक है। और ऊपर वाला था नपुंसकलिंग, पुस्तकम नपुंसकलिंग होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको किम में आया, क्योंकि पुल्लिंग में अकारांत होता है और स्त्रीलिंग आकारांत होता है और नपुंसकलिंग मकारांत होता है। तो यहाँ पर पुस्तकम मकारांत है, इसलिए ये नपुंसकलिंग है। तो अगर हम पुस्तक के लिए प्रश्न बनाएंगे तो यहाँ पर किम आएगा और गीताम के लिए बनाएंगे तो काम आएगा। नीचे छात्रः गुरु नमति। अब छात्र गुरु को नमति नमस्कार करता है। तो छात्र कर्ता हो गया, यहाँ पे नमस्कार करने वाला, नमस्कार करना क्रिया हो गई। अब किसको नमस्कार कर रहा है, गुरु को। तो यहाँ पर गुरु क्या हो गया, कर्म हो गया। अब गुरु चूंकि पुल्लिंग है तो इसीलिए यहाँ पर पुल्लिंग है, तो गुरुम की जगह यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो गुरुम की जगह बन जाएगा कम, क्योंकि ये पुल्लिंग है। तो याद रखना, नपुंसक लिंग में प्रश्न बनाते हैं का कर्म में तो किम होता है, प्रथमा में भी किम होता है नपुंसक लिंग का, और आकारांत स्त्रीलिंग का अगर हम कर्म का प्रश्न बनाते हैं तो काम आता है, और पुल्लिंग का कर्म का हम प्रश्न बनाते हैं तो कम आता है। याद रखिएगा ये चीजें। तो इन चीजों का जहां पर हमको उत्तर मिलता है वहां पर कर्म होता है। बस इतना याद रखना है, काम करने वाला कर्ता, काम जो हो रहा है वो क्रिया, और क्या काम हो रहा है वो कर्म।
ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं तीसरे कारक की तरफ, करण कारक की तरफ। यह है करण कारक। करण कारक में काम हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वो क्रिया, करने वाला कर्ता, लेकिन कार्य किसके द्वारा हो रहा है, किसकी मदद से कार्य हो रहा है, जिसकी मदद ली जा रही है कार्य करने में वो करण कारक होता है। अर्थात रामः, यहाँ पर है रामः पुस्तकेन पठति। रामा यहाँ पर करता है, राम करता है, और पठति क्रिया है। राम पढ़ रहा है, लेकिन किसके द्वारा पढ़ रहा है, पुस्तक के द्वारा पढ़ रहा है। तो यहाँ पर पुस्तकेन में, पुस्तक में तृतीया विभक्ति लग जाएगी, अर्थात करण कारक लग जाएगा, और जिसका प्रश्न बनाएंगे तो आएगा केन। एन जुड़ता है प्रथम एक वचन में, तृतीय विभक्ति करण कारक में, तो यहाँ पर एन जुड़ गया यहाँ पर, तो ये बन गया करण कारक। ठीक है ना। तो ये आपका रामः पुस्तकेन पठति, तो यहाँ पर ये पुस्तकेन में करण कारक लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति लगी हुई है, क्योंकि राम पुस्तक के द्वारा पढ़ रहा है। फिर है सीता मुखेन वदति। सीता वदति मतलब बोलती है, सीता वदति बोलती है, बोलती है क्रिया है, सीता बोलने वाली है, करता है, लेकिन वो किसके द्वारा बोल रही है, मुख से बोल रही है, मुख के द्वारा बोल रही है। तो यहाँ पे मुख क्या हो गया, मुखेन में तृतीय विभक्ति लग गई, तो मुख के द्वारा यहाँ पर करण कारक लग गया, तो हो गया मुखेन। तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति और करण कारक है। ठीक है। तो ये नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में दोनों में एक ही आता है, एन ही जुड़ता है एक वचन में, दो वचन में आभ्याम जुड़ता है, बहुवचन में अह जुड़ता है। लेकिन जो स्त्रीलिंग आकारांत शब्द होते हैं उनमें अलग नियम चलता है। आप देखते हैं स्त्रीलिंग आकारांत का, छात्रा छात्रया सहे गच्छति, इसका मतलब हुआ छात्र छात्रा के साथ जाता है। अब यहाँ पर किसी चीज की मदद नहीं ली जा रही है, लेकिन वो साथ, जहाँ पे सहे साथ होता है वहां पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किसके साथ जा रहा है, छात्रा के साथ। तो यहाँ पर अकारांत है, इसलिए यहाँ पे छात्रया आ जाएगा। अगर आकारांत स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति और करण कारक लगता है, तो यहाँ पर ये रूप बनता है छात्रया। जिस तरह छात्रया छात्रा का छात्रया बना है, उसी प्रकार इसका अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो आएगा कया। छात्रा कया सह गच्छति, छात्र किसके साथ जाता है, तो उत्तर मिलेगा छात्रः छात्रया सह गच्छति, छात्र छात्रा के साथ जाता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि नपुंसक लिंग में भी केन लगता है प्रश्न में, और पुल्लिंग में भी, लेकिन स्त्रीलिंग में कया लगता है, और उसी के अनुसार आपको उत्तर मिलेगा। पुस्तक में एन जुड़ेगा, मुख है तो मुख में एन जुड़ेगा, लेकिन आकारांत स्त्रीलिंग है तो उसमें आया जुड़ जाता है, आ का स्वर एक रह जाता है और साथ में या जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो छात्रा से हो जाता है छात्रया। इसी प्रकार अगर बाला है तो बाला से हो जाएगा बालया, बालिका है तो बालिकया, इसी तरह से इसके रूप चलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम संप्रदान कारक की ओर। चौथा कारक होता है हमारा संप्रदान कारक। अब इसमें क्या होता है, अभी तक आपने पढ़ा करने वाला कर्ता होता है, ठीक है, और कार्य होना क्रिया होती है, क्या कार्य हो रहा है वो कर्म होता है, और किसके द्वारा हो रहा है वो करण होता है। लेकिन किसके लिए हो रहा है वहां पर ये संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। कारक जिसके लिए कार्य हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए कार्य हो रहा है उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी पड़ेगी, संप्रदान कारक लगाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, गुरु
छात्राय शिक्षाम यच्छति। अब यहाँ पे गुरु देना क्या हुआ, क्रिया, गुरु क्या है, कर्ता, ठीक है, और यहाँ पर क्या देता है, शिक्षा, तो ये कर्म हो गया। और किसके लिए दे रहे हैं शिक्षा, छात्राए, छात्र के लिए शिक्षा दे रहे हैं, तो इसलिए छात्र संप्रदान कारक लगेगा छात्र में, और चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी तो हो जाएगा छात्राए। तो यहाँ पर हो गया आपका संप्रदान कारक। तो ये इसमें चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो इसका प्रश्न हो गया और आपका अनुवाद हो गया कि गुरु छात्र के लिए शिक्षा देता है। तो इसका अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो किम धातु में चतुर्थी विभक्ति का आता है पुल्लिंग में कस्मै, ठीक है, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में दोनों एक ही आता है, कस्मै ही आएगा संप्रदान एक वचन में, और स्त्रीलिंग में उसका बदल जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया गुरु छात्राय शिक्षाम यच्छति। अब आपको यहाँ पर जो आपको प्रथमा और चतुर्थी और द्वितीय विभक्ति में कर्म और संप्रदान में जो आपको कंफ्यूजन हो जाता है वो यहाँ क्लियर हो रहा होगा। आप देख रहे हैं कि क्या दे रहा है, गुरु शिक्षा दे रहा है, शिक्षाम, तो यहाँ कर्म है, ठीक है, लेकिन किसके लिए दे रहा है, छात्र के लिए दे रहा है, तो छात्र यहाँ पर संप्रदान कारक में आएगा, ठीक है ना। तो जिसके लिए कार्य हो रहा है वो संप्रदान होता है और जो कार्य हो रहा है वो कर्म होता है। आगे देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग में सीता बालिकाए पुष्पम ददाति, सीता बालिका को के लिए पुष्प देती है। तो यहाँ पर अब बालिकाए आ गया, क्योंकि ये आकारांत स्त्रीलिंग है तो इसमें बालिका में ऐ जुड़ जाता है, या फिर ऐ की मात्रा, तो ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा बालिकाए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका संप्रदान कारक, इसमें आकारांत में हो गया। और आकारांत में अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो आएगा कस्य, कस्य मतलब किसके लिए, ये स्त्रीलिंग का होता है। तो सीता कस्य पुष्पम ददाति, सीता किसके लिए पुष्प देती है, तो बालिकाए, बालिका के लिए। तो यहाँ पर बालिका के लिए पुष्प दिया जा रहा है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति लगेगी। और क्या दिया जा रहा है, पुष्प दिया जा रहा है, तो पुष्प यहाँ पर कर्म हो गया। फिर आते हैं छात्रः पठनाय विद्यालयम गच्छति। अब छात्र यहाँ पर करता है, ठीक है, और गच्छति क्रिया है, जाना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर ये कर्म नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, संप्रदान हो गया, क्योंकि विद्यालय नहीं, ये अधिकरण हो गया। विद्यालय कहाँ जा, छात्र कहाँ जा रहा है, कहाँ का पे यहाँ का मित्र होता है, पुत्र का जहाँ पर प्रश्न होता है, मिलता है, उत्तर मिलता है हमें, वहां पर होता है अधिकरण कारक, ठीक है ना, कहाँ पर, किसमें, तो ऐसा जहाँ पर हमें प्रश्न मिलता है और उसका उत्तर हमें मिले तो हम वहां पर अधिकरण कारक लगाते हैं। लेकिन क्योंकि गम धातु के साथ यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगती है उपपद विभक्ति के अनुसार, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है, लेकिन ये कर्म नहीं है, यहाँ पर ये अधिकरण है, ठीक है, यहाँ कर्म के रूप में अधिकरण को प्रयोग किया गया है उपपद विभक्ति के कारण, ठीक है। लेकिन छात्र विद्यालय जाता है तो किस लिए जाता है, किमर्थम। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, जहां अगर संप्रदान लगा हुआ है, ठीक है, अगर कर्म है तो आप इसमें किम लगाएंगे, ठीक है, क्या देती है। लेकिन अगर संप्रदान का प्रयोग हो रहा है तो आप क्या लगाओगे, चतुर्थी विभक्ति में वो किसके लिए वहां जा रहा है, ठीक है ना, तो किसके लिए, किस काम के लिए वहां जा रहा है, तो यहाँ पर किमर्थम आएगा। तो यहाँ पर कस्य या कस्मै नहीं आएगा, तो आएगा किमर्थम, यानी किस लिए, ठीक है ना। छात्र विद्यालय जाता है, किस लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पठनाए पढ़ने के लिए और किमर्थम किस लिए। लेकिन ऊपर क्या है, सीता बालिकाए पुष्पम ददाति, सीता बालिका के लिए पुष्प देती है, तो यहाँ पर कस्य हो गया, किसके लिए पुष्प देती है, और यहाँ पर किस लिए जाता है, दोनों में अंतर समझने की कोशिश करिए। जहाँ किस लिए होता है वहां किमर्थम आता है, और जहाँ किसके लिए होता है वहां पर
पुल्लिंग और अकारांत का चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, फिर आते हैं अपादान कारक पर। अपादान कारक, जब कोई किसी स्थान या वस्तु से अलग हो रहा हो तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति और अपादान कारक। ठीक है, जैसे उदाहरण हम देखते हैं, सह गृहात बहि गच्छति। सह वह, गृहात, अब यहाँ पर गृहात में पंचमी विभक्ति लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि बहि गच्छति, वह घर से बाहर जाता है। जब वह घर से बाहर जा रहा है तो घर से अलग होगा, तो इसीलिए यहाँ पर घर में, गृह में पंचमी विभक्ति आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर करता है सह, गच्छति क्रिया। ठीक है, और ये आपका अव्यय हो गया वही। ठीक है, और ये जहाँ जिन उसमें कारक नहीं होते हैं, कारक नहीं लगे होते हैं जिन शब्दों में, और जो बदलते नहीं है कभी, उनका रूप नहीं बदलता, वो अव्यय होते हैं। यहाँ पर वही अव्यय है। और यहाँ पर गृहात में पंचमी विभक्ति आ गई है, तो वह घर से बाहर जाता है। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में शब्द में आत जुड़ जाता है, तो यहाँ पर गृह में आत जुड़ गया तो हो गया गृहात। और अगर हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कस्मात, यानी कहाँ से। ठीक है, सह बहि गच्छति, वह कहाँ से बाहर जाता है, तो उत्तर मिलेगा सह गृहात बहि गच्छति, वह घर से बाहर जाता है। तो यहाँ पर इसलिए अपादान कारक आ रहा है, यहाँ अलग होने का की बात हो रही है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो गया। तो आपका ये हो गया पंचमी विभक्ति में, ग्रह में पंचमी विभक्ति और अपादान कारक। ये हो गया आपका पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक जैसा चलता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, ये नपुंसकलिंग है ग्रह, आगे हम पुल्लिंग भी पढ़ेंगे। और अभी हम पढ़ रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग। अब देखिए, सीता कक्षाया अगच्छत। सीता कक्षा से अगच्छत चली गई, सीता कक्षा से गई। ठीक है ना, तो सीता कक्षा से गई, यानी कक्षा से गई तो अलग हुई कक्षा से, तो इसलिए कक्षा में चतुर्थी पंचमी विभक्ति आ गई। तो पंचमी विभक्ति में क्या रूप लग गया? या जुड़ जाता है, या और विसर्ग जुड़ जाता है, तो हो जाएगा कक्षाया अगच्छत, यानी कक्षा से गई। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ गई है? पंचमी विभक्ति और अपादान कारक। ठीक है, ये है स्त्रीलिंग का अपादान का रूप। लेकिन हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा? सीता कक्षाया की जगह आ जाएगा कस्या अगच्छत। सीता कहाँ से गई, तो क्या आएगा? सीता कक्षाया अगच्छत, कक्षा से गई। ठीक है, ये स्त्रीलिंग का होता है। साथ साथ में मैं आपको प्रश्न निर्माण का भी बताते जा रही हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अच्छे से इसको समझ लो, पूरी वीडियो देखो, अच्छे से समझो, उसके बाद प्रैक्टिस भी करना इसकी। अब हम यहाँ देखेंगे वृक्ष, क्योंकि पुल्लिंग में आता है। ग्रह नपुंसकलिंग हो गया, कक्षा स्त्रीलिंग हो गई, अब वृक्ष पुल्लिंग हो गया। अब वृक्ष में भी वृक्षात पत्राणि पतंती। अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से जब पत्ते नीचे गिरेंगे तो वो अलग होंगे, इसलिए वृक्ष में कौन सा कारक लगेगा? अपादान कारक, पंचमी विभक्ति। तो वृक्ष में आत जुड़ जाएगा, विसर्ग हट जाएगी, तो हो जाएगा वृक्षात पत्राणि, पत्ते बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति है और कर्म कारक है वैसे तो, क्योंकि लेकिन नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय एक जैसा ही होता है, इसलिए पत्राणि और पतंती गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर वृक्षात में हो गया आपका पंचमी विभक्ति अपादान कारक। ठीक है, तो जहां से, जिसमें से आ रहा है, जहां से अलग हो रहा है, उसी शब्द में पंचमी विभक्ति लगती है। अब अगर हम इसको पूछेंगे कहाँ से पत्ते गिरते हैं, तो आ जाएगा कस्मात पत्राणि पतंती। किससे पत्ते गिरते हैं, तो उत्तर मिलेगा वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो ये आपका हो गया अपादान कारक और पंचमी विभक्ति। तो आज की वीडियो में फिर यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। बाकी के कारक बचे हुए हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगी कि मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें।
और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, वो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद।